ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में आता है, जबकि पंजाब की फर्स्ट ईयर की क्लास चैप्टर 5 में ये मौजूद है और सिंध में क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में ये टॉपिक मौजूद है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो सकेंगे कि वो सीख पाएंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, कैश टाइप्स और रैम टाइप्स के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी क्या होती है और इसके अंदर हम जो मेमोरी स्टडी करेंगे वो दरअसल है रजिस्टर। रजिस्टर दरअसल क्या होते हैं? रजिस्टर दरअसल एक बहुत ही स्मॉल मेमोरी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और ये इस्तेमाल होती है सीपीयू के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक सीपीयू शो किया गया है। इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है मेमोरी की। जब हमने डाटा को प्रोसेस करना होता है तो हमें उसे टेम्पररी स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए हमें रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है और ये जो है सीपीयू के अंदर पाई जाती है। और इसके ज़रिए क्या होता है कि सीपीयू डाटा और इन्फॉर्मेशन तक क्विक एक्सेस कर सकता है और क्विक एक्सेस करके उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे इंफॉर्मेशन या डाटा टेम्पररी स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं रजिस्टर की के रजिस्टर की हमें ये समझ में आ गई कि ये होता क्या है। अब जब इसको डिटेल में समझने के लिए अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो रजिस्टर जो मेमोरी में होते हैं वो दरअसल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनका हम एक ओवरव्यू लेंगे जिसके अंदर एक रजिस्टर होता है जिसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। इस रजिस्टर का क्या काम है? इस रजिस्टर का काम यह होता है कि ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और उस मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस जो है वो इस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में स्टोर होता है। इससे सीपीयू को ये अंदाजा होता है कि उसने अब किस इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट फेच करना है। उसके बाद जब ये यहाँ से प्रोग्राम काउंटर से जब ये पता चल जाता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन फेच करनी है तो वो जो है भेज दी जाती है यहाँ पे मेमोरी बफर रजिस्टर में। मेमोरी बफर रजिस्टर में यहाँ पे वेटिंग स्टेट में होती है। उसके बाद ये आ जाती है मेमोरी डाटा रजिस्टर में और फिर वहाँ से भेज दी जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जहाँ पे आपका एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है वहाँ पे परफॉर्म होती है। इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहा जाता है या इसको करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी CIR भी कहा जाता है। उसके साथ एक और रजिस्टर होता है जिसको हम ACC या एक्यूमुलेटर कहते हैं। एक्यूमुलेटर क्या करता है कि जब हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं तो वहाँ पे भी एक्यूमुलेटर क्या करता है कि हमारा डाटा स्टोर करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें तो लेट सपोज के यहाँ पे एक ऑपरेशन अगर उसने परफॉर्म करना था कि 2+2+3। अब इसके अंदर जो पहली दो यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेंट्स जो यहाँ पे ऑपरेंट्स हैं वो है 2+2। इनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा 4। तो ये 4 कहाँ पे स्टोर होगा? इसके लिए हमें एक रजिस्टर चाहिए होगा एक्यूमुलेटर जहाँ पे ये स्टोर होगा और उसके बाद +3 ऐड होके फिर ये फाइनल एक्यूमुलेटर में जाके 7 हमारा स्टोर हो जाएगा। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे ये रजिस्टर जो हैं ये किसी भी सीपीयू की इंटरनल प्रोसेसिंग में क्या रोल प्ले करते हैं और इसी वजह से इन्हें इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कहा जाता है। अब अगर हम सीपीयू के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके अंदर 8 रजिस्टर्स होते हैं। नॉर्मली ज़्यादा भी हो सकते हैं, 16 रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं
और अगर हर रजिस्टर की साइज की बात की जाए तो एक रजिस्टर जो है वो 32 बिट का होगा, यानी कि वो 32 बिट लॉन्ग इंस्ट्रक्शन अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और इसके साथ साथ अभी इसके अंदर जो है मजीद डेवलपमेंट हुई है, एक रजिस्टर जो है वो 64 बिट का भी हो सकता है, यानी डिफरेंट साइज का रजिस्टर हो सकता है। अब इसको हम एक इस डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो आपको ये वाला रेक्टेंगुलर है, ये दरअसल मेन मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को शो कर रहा है। अब यहाँ से क्या होगा कि इस यहाँ पे सीपीयू इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से जो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है ये दरअसल क्या कर रहा है, ये यहाँ से एड्रेस को फेच करेगा और फेच करने के बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम काउंटर होगा इस रजिस्टर में आके इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मेमोरी के अंदर, आपको पता होगा मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, हर लोकेशन के ऊपर जो हमारा डाटा स्टोर होता है हर लोकेशन का एक खास एड्रेस होता है। तो जब भी सीपीयू एक्सेस करना चाहता है किसी भी मेमोरी लोकेशन को तो वो एड्रेस के जरिए करता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करवाते हैं और उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है। इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद वो स्टोर हो जाती है मेमोरी डाटा रजिस्टर में और फिर वहां से भेज दी जाती है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, और फिर फर्दर जो एक्यूमुलेटर जो है उसको प्रोसेस करता है। ये तमाम रजिस्टर कहलाते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो इस वीडियो में आज हमने एक रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा कि रजिस्टर जो है वो किस तरह से इंटरनल प्रोसेसिंग के अंदर, ये इंटरनल प्रोसेस मेमोरी के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैश मेमोरी और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कैश मेमोरी किसे कहते हैं और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैश किसे कहा जाता है। कैश मेमोरी दरअसल हमारे पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो क्या करता है, डाटा स्टोर करता है और जिसको बहुत ही फास्ट एक्सेस किया जा सकता है। सीपीयू जो है बहुत तेजी के साथ इस मेमोरी तक एक्सेस कर सकता है। आमतौर पे सीपीयू डाटा को प्रोसेस करने के लिए पहले उसको एक्सेस करता है कि वो कहाँ पे मौजूद है। नॉर्मली सीपीयू एक्सेस करता है रैम में, लेकिन रैम जो है और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी काम करती है कैश, जो कि इनकी वर्किंग को ज़्यादा फास्ट कर देती है। यानी कि कैश मेमोरी जो है ये काम करती है दो मेन कंपोनेंट्स के बीच में, मेन मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं और एक सीपीयू, इन दोनों के बीच में एक और मेमोरी काम करती है जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारी मेन मेमोरी में कुछ डाटा मौजूद है। अब अगर सीपीयू यहाँ पे इसको डायरेक्ट एक्सेस करेगा तो उसको यहाँ पे उसका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो बजाय इसके कि सीपीयू बारी बारी एक एक लोकेशन को डायरेक्ट मेन मेमोरी से एक्सेस करे, तो सीपीयू के बहुत ही करीब एक कैश मेमोरी मौजूद होगी जो क्या करेगा कि जो नेसेसरी डाटा है वो यहाँ से कैश मेमोरी में आ जाएगा और फिर कैश मेमोरी से सीपीयू उसको ज़्यादा फास्ट एक्सेस कर सकेगा। इससे ये होगा कि सीपीयू की फंक्शनैलिटी मज़ीद बढ़ जाएगी और उसकी स्पीड में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आते हैं, एक जिसको हम कैश सिस्टम कहते हैं और एक अनकैश सिस्टम कहते हैं। कैश सिस्टम वो होता है इसके अंदर सीपीयू और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच में एक और मेमोरी कैश मौजूद होती है, जबकि अनकैश सिस्टम वो होता है जिसमें सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कोई कैश मेमोरी नहीं होती, बल्कि सीपीयू और मेन मेमोरी यानी कि रैम डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। अब हम इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि इसकी कौन सी मेन टाइप्स हैं। कैश की मेनली तीन टाइप्स हैं। एक L1 कैशे जिसको हम लेवल 1 कैशे कहते हैं और उसको प्राइमरी कैश भी कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी टाइप है वो L2 कैशे आती है, इसको हम लेवल 2 कैशे कहते हैं और उसको सेकेंडरी कैशे कहा जाता है। और इसी तरह एक और इसकी टाइप है जिसको हम लेवल 3 कैश कहते हैं। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जो हमारे पास लेवल 1 कैश है यानी कि L1 कैश है जिसको हम प्राइमरी कैश कहते हैं, ये दरअसल क्या होती है। ये जो कैश है L1 कैश, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सीपीयू के अंदर एक छोटी सी चिप है जो कि यहाँ पे L1 यानी लेवल 1 कैश का काम कर रही है। इसका साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है जो कि 2 KB से लेकर 64 KB तक हो सकता है और ये एग्जिस्ट करती है सीपीयू चिप के अंदर इनसाइड। और सबसे पहले जब सीपीयू ने इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले वो L1 कैशे में मौजूद डाटा को एक्सेस करता है। उसके बाद जब उसको L1 कैशे में डाटा अगर मिल जाए तो उसको प्रोसेस करता है। अगर उसको L1 कैश से डाटा नहीं मिलता फिर वो क्या करता है कि लेवल 2 कैश जो है उसको एक्सेस करता है और वहां से डाटा गेट करता है।
L2 कैश जो है वो सीपीयू से बाहर एग्जिस्ट करती है एक चिप की फॉर्म में, और ये भी आप मदरबोर्ड पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका साइज जो है वो 256 केबी से 512 केबी तक होता है। और अगर जो बात अभी मैंने कही कि अगर L1 कैश के अंदर डाटा मौजूद नहीं है तो वो फिर L2 में उसको सर्च करता है। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड लेवल है L3 कैश, ये मौजूद होती है रैम में, यानी मेमोरी में इस L3 कैश को लगा दिया जाता है। और ये हमारे पास लेवल 3 कैश है। और जब सीपीयू L1 कैश और L2 कैश में मौजूद डाटा नहीं होता, फिर वो लेवल 3 कैश यानी L3 कैश जो कि मेमोरी के अंदर मौजूद होती है उसको एक्सेस करता है और वहां से डाटा गेट करता है। अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस हैं और हर मेमोरी लोकेशन का एक खास एड्रेस है। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो ये चिप है मेमोरी, ये दरअसल रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसके अंदर L3 कैश मौजूद है जिसके अंदर वो डाटा मौजूद है जिसने अभी प्रोसेस होना है। इसके अंदर तमाम डाटा मौजूद है विद एड्रेसेस, और उसके साथ L2 कैश मौजूद है और फिर उसके साथ ही यहाँ पे L1 कैश मौजूद है। तो इस तरह से मुख्तलिफ लेवल्स पे कैश मेमोरी काम करती है और इससे ये होता है कि सीपीयू जो है उसको बार बार मेमोरी को एक्सेस करना नहीं पड़ता, बल्कि जो नेसेसरी डाटा है वो इन कैश में आ जाता है और सीपीयू डायरेक्ट इनको यहाँ से डाटा रीड करके उसको प्रोसेस करता है। अब अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो जो फास्टेस्ट कैश है वो हमारे पास लेवल 1 यानी L1 कैश है जो कि सीपीयू के अंदर ही मौजूद होती है। इसे फास्टेस्ट कैश कहा जाता है। और उससे थोड़ी सी कम स्पीड पे जो होती है वो L2 कैश होती है और थोड़ी सी और कम स्पीड पे L3 कैश होती है। और अगर सीपीयू डायरेक्ट मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा तो वो काफ़ी स्लो है इन कैश सिस्टम के मुकाबले में। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि मुख्तलिफ टाइप्स कैश मेमोरी की कौन सी हैं और कैश मेमोरी दरअसल क्या होती है और वो क्या रोल प्ले करती है सीपीयू के फंक्शंस में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम किसे कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक स्मॉल चिप होती है जिसको हम अपने मदरबोर्ड में लगा देते हैं और ये इस्तेमाल होती है दरअसल डाटा को स्टोर करने के लिए जो कि सीपीयू उस वक्त प्रोसेस कर रहा होता है। यानी सीपीयू जिस डाटा को करंटली प्रोसेस कर रहा होता है उसको इस चिप में जो है वो स्टोर किया जाता है। और ये जो है वो थोड़े अरसे के लिए स्टोर होता है, यानी डाटा जो है वो लॉस हो जाता है जैसे ही आप अपनी पावर ऑफ करते हैं कंप्यूटर से। जैसी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है तो जितना भी डाटा इस चिप में होता है वो तमाम का तमाम खत्म हो जाता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है टेम्पररी स्टोरेज। टेम्पररी स्टोरेज का मतलब ये है कि डाटा इसमें टेम्पररी स्टोर होता है आर्जी तौर पे, इसीलिए इसे कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी। इसका एक और नाम है, इसको हम वॉलेटाइल मेमोरी भी। अब चूंकि सीपीयू अपने तमाम जो मेन ऑपरेशंस हैं वो इसी मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म करता है, इसी वजह से इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है और इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यानी इस मेमोरी के बगैर कंप्यूटर अपने ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर को ज़रूरत होती है जिस टाइम वो डाटा प्रोसेस कर रहा होता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है कि वो आर्जी तौर पे साथ साथ डाटा स्टोर करता रहे ताकि उसको प्रोसेस करने में आसानी हो। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास रैम होती है इसका स्ट्रक्चर दरअसल कैसा होता है। अब इसको हम इसका जो सबसे पहली चीज हमने पढ़नी है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरी सेल किसे कहा जाता है। ये इस मेमोरी का बेसिक यूनिट कहलाता है। मेमोरी सेल दरअसल हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल एरिया होता है जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। ये क्या करता है कि ये इस रैम का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। यानी इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो या तो 1 की शक्ल में होगी या 0 की शक्ल में होगी। अभी जो मेमोरी सेल है ये नॉर्मली जो है वो ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और वो एक्ट करता है एज ए ऑन ऑफ स्विच। यानी इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये एज ए 1 यानी वोल्टेज हाई है, और करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा वोल्टेज इसका डाउन हो जाएगा तो ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ट्रांजिस्टर दरअसल इस्तेमाल होता है इस मेमोरी सेल में, और एक सिंगल रैम के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ स्मॉल मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि हमारा बाइनरी डाटा 1-0 की फॉर्म में स्टोर करते हैं।
अब हम ये जानते हैं कि ये जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम कहते हैं, इसको हम मदरबोर्ड पे कहाँ पे प्लेस करते हैं और उसको कैसे हम जो है लोकेट किया जा सकता है, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को खोलेंगे तो आपको उसके अंदर मेन मदरबोर्ड नजर आएगा। इस मदरबोर्ड में जो यहाँ पे आपको ये स्लॉट्स नजर आ रही हैं, इन स्लॉट्स में हम क्या करते हैं कि अपनी इस मेमोरी चिप को, इस रैम को यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। यहाँ पे ये दो क्लिप्स आप देख सकते हैं कि ये दो क्लिप्स है, वाइट क्लिप्स जो हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इस चिप को रखते हैं और थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो ये वाइट क्लिप्स के जरिए जो है कनेक्ट हो जाती है आपके मदरबोर्ड के साथ। अब हम ये जानते हैं इसको कि ये जो हमारी चिप है इसका फर्दर स्ट्रक्चर जानते हैं। इस चिप को अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर आपको तीन मेन पार्ट्स नजर आएंगे। एक जो है इसका मेन एरिया आपको नजर आ रहा है जो ग्रीन कलर में है, ये दरअसल इसका सर्किट बोर्ड कहलाता है। सर्किट बोर्ड के साथ आपको यहाँ पे कुछ ब्लैक चिप्स नजर आ रही हैं, ये दरअसल इसकी आईसीज हैं, ये इसकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जिसके अंदर हमारा मेन डाटा जो है वो स्टोर होता है। और एक आईसी के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि हमारा डाटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं। और इसके साथ जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है, यहाँ से हमारे वो जो व्हाइट क्लिप्स की मैंने बात की थी वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, जिससे ये हमारे मेन मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड हो जाती है। और इसके साथ नीचे आपको येलो कलर की पिंस नजर आएंगी। ये पिंस जो हैं हमारे इस रैम को कनेक्ट करती हैं हमारे मेन मदरबोर्ड के साथ। जितना भी डाटा ट्रांसफर होता है वो इन पिंस के जरिए होता है। अब हम मजीद इसको जानते हैं कि एक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक चिप है, वो मदरबोर्ड पे किस तरह से काम करती है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने कीबोर्ड से एक वर्ड प्रेस किया है वेब, और वेब जो है वो यहाँ से डाटा जो है, जैसे ही आप कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे W, तो क्या होगा कि एक इंटरप्ट जनरेट होगा और सीपीयू जो कि नॉर्मल की एक्टिविटीज कर रहा था उसके काम में रुकावट आएगी और वो क्या करेगा, अपनी तमाम तवज्जो जो है वो इस इनपुट की तरफ देगा। और अब W जो है वो एक सिग्नल की फॉर्म में इस सीपीयू तक पहुंचेगा और सीपीयू क्या करेगा कि इस W को यहाँ पे हमारी जो रैम है इसकी एक सिंगल मेमोरी लोकेशन में बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर देगा। अब उसके बाद अब सीपीयू क्या करेगा कि अब ये डाटा यहाँ पे जो स्टोर हो चुका है रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की लोकेशन पे, यहाँ पे दो अहम ऑपरेशंस होंगे। नंबर वन, एक यहाँ पे वो रीड ऑपरेशन करेगा, यानी डाटा को यहाँ से रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको अपने अंदर प्रोसेस करने के बाद वापस उसको राइट कर देगा और जब इसको ये राइट करेगा, राइट करने के बाद यहाँ से फिर इसको भेज दिया जाएगा आउटपुट डिवाइस की तरफ, और आउटपुट डिवाइस क्या करेगी, W आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसी तरह E और B भी इसी तरह से काम करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से सीपीयू को जरूरत पड़ती है कि जो भी डाटा ये प्रोसेस कर रहा होता है तो उस डाटा को उसको टेम्पररी इस रैम में स्टोर करना पड़ता है, और रैम से वो रीड एंड राइट के जरिए उसको प्रोसेस करता है, रीड करता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद वापस राइट कर देता है, और वो फिर आउटपुट जो है हमारी आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। इसको हम मजीद जो है वो अगर इन डेप्थ समझने की कोशिश करें, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मेमोरी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमारे पास मेमोरी लोकेशंस होती हैं, और हर मेमोरी लोकेशन में एक नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हर मेमोरी लोकेशन का एक खास एड्रेस होता है। यानी उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए हम एक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। वो एड्रेस कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स सपोज ये एक उसका एड्रेस है। अब इस नंबर के जरिए जब भी आपने इस लोकेशन तक पहुंचना होगा तो आप इसके एड्रेस के जरिए पहुंचेंगे। तो सीपीयू जो है वो यहाँ पे रीड एंड राइट ऑपरेशंस करता है, यहाँ से डाटा गेट करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो है वापस उसको मेमोरी में राइट कर देता है। यहाँ पे एक अहम, इसके अंदर सीपीयू के अंदर एक अहम हिस्सा होता है जिसको हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। ये क्या करता है कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, और फेच करने के बाद यहाँ पे काउंट करता है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच हो चुकी है और उसके बाद ये आने वाली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, जैसे कि अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ये सीपीयू को प्रोसेस कर रहा है, इसके बाद इस इंस्ट्रक्शन की बारी है, तो इसका जो एड्रेस होगा, लेट्स सपोज ये इसका एड्रेस है, ये एड्रेस जो है प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इससे सीपीयू को ये पता चलता है कि आने वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो इस एड्रेस पे मौजूद है। तो इस तरह से जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी काम करती है। अब इसको यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रैंडम का। रैंडम से क्या मुराद है यहाँ पे? रैंडम से यहाँ पे ये मुराद है कि इससे पहले हमारे पास जो मेमोरी होती थी वो दरअसल सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती थी, जिसको हम सैम कहते थे।
उसमें ये होता था कि हमारे पास डाटा एक सीक्वेंस में मौजूद होता था। अगर आपने लेट सपोज एक स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंचना है और यहां से आप डाटा गेट करना चाहते हैं, तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में आपको बारी बारी हर लोकेशन के ऊपर सर्च करना पड़ेगा और आप सीक्वेंस के साथ चलेंगे और फिर जाके आप इस लोकेशन पे पहुंचेंगे। ये काफी एक लंबा प्रोसेस है। तो हमारे पास कोई ऐसी मेमोरी होनी चाहिए जो हमें सीक्वेंस को हमें फॉलो ना करना पड़े, बल्कि एग्जैक्ट उसका एड्रेस इस्तेमाल करते हुए हम रैंडमली उसको एक्सेस कर सकें। इसीलिए इसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस